भारशिव क्यों महत्वपूर्ण है? 10 अश्वमेध सफलतापूर्वक करवा लेना भारशिवों को एक बड़ी शक्ति निरूपित करता है। यदि ऐसा है तो फिर इतना सन्नाटा क्यों है भाई? 10 अश्वमेध यज्ञ संपादित कर अपनी सामरिक श्रेष्ठता को भी सिद्ध किया। डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल का ऋणी होना होगा, जिनकी पुस्तक भारत का अंधकार युगीन इतिहास हमारे समक्ष भारशिवों के गौरवशाली अतीत पर प्रकाश डालने का। भारशिवों पर क्या कहते हैं पुराण? इतिहासकार जायसवाल उद्धृत करते हैं कि जब 100 वर्षों तक कुशनों का शासन रह चुका, तब उसके बाद भारशिव वंश का एक राजा गंगा के पवित्र जल से अभिषिक्त होकर सम्राट के पद पर प्रतिष्ठित हुआ था। इस उल्लेख में गंगा का पवित्र जल और अभिषेक शब्द पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके बाद ही हम समझ सकेंगे कि भारशिवों ने सनातन मत मान्यताओं के संवर्धन और पुनर्स्थापन में उतना योगदान दिया है जितना कि शुंगों, सातवाहनों व काटकों ने भी नहीं दिया था। पुराणों को टटोलने पर स्पष्ट होता है कि उनमें भारशिव 2 भागों में विवेचित किए गए हैं। पहले भाग में वे शासक हैं जिन्होंने शुंगों के पतन से पहले राज्य किया, और दूसरे भाग में वे राजा हैं जिन्होंने उनके अंत के पश्चात राज्य किया। उन्होंने शिवलिंग को अपने कंधे पर उठाकर सम्मानित किया था। जिस स्थान पर भारशिवों ने 10 अश्वमेध यज्ञ करवाए उसे दशाश्वमेध घाट के रूप में आज भी पहचाना जाता है। भारशिवों की मुख्य देन है कि उन्होंने कुषाणों की सत्ता को खोखला किया और भारतीय सीमाओं से उन्हें बाहर कर देने में बड़ी भूमिका निर्वहित की है। उन्होंने सनातन मान्यताओं के प्रसार में महती भूमिका निर्वहित की, जिसने भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग की नींव रखी थी। इस सूची के साथ मेरा पुनः प्रश्न यह है कि हम मौर्यों को जानते हैं, शुंगों कण्वों को भी जानते हैं, सातवाहनों को भी जानते हैं, यहां तक कि यवन, पहलव, शक, कुषाण सभी की वंशावलियां स्कूली और महाविद्यालयीन छात्रों ने तोते की तरह रटी हैं। भारशिवों को लेकर ऐसा स्मृति विलोपन क्यों है? नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। भारशिव नाग शासकों के विषय में बहुत सीमित जानकारियां उपलब्ध हैं। कुषाण साम्राज्य की भारत में फैली जड़ों को सुखा देने वाले भारशिवों पर बहुधा कम ही चर्चा होती है। कुषाणों को अनेक क्षेत्रीय शक्तियों ने शनैः शनैः खोखला किया था, परंतु इस कड़ी में भारशिवों की महती भूमिका को कैसे अनदेखा किया जा सकता है? अथवा हमारे इतिहासकारों ने ऐसा क्यों किया है? जिज्ञासावश मैंने प्राचीन भारत के इतिहास पर केंद्रित विभिन्न विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में अथवा उनके द्वारा अनुशंसित पुस्तकों की अनुक्रमणिका को टटोला। भारशिव उसमें नदारद है, परंतु क्यों? क्या उनकी भूमिका और कार्य इतने सीमित थे कि उल्लेखनीय नहीं लगे, अथवा इसलिए कि भारशिवों ने शिव और उनके सिद्धांतों की राजनीति में प्रतिष्ठा ही नहीं की, अपितु उनके द्वारा 10 अश्वमेध यज्ञ करवाए गए थे। अश्वमेध यज्ञों की भारतीय राजनीति में पुनर्प्रतिष्ठा महाकाव्यकालीन भारतीय इतिहास काल के पश्चात शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग के कालखंड में हुई थी। शुंगों ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। कण्वों से शासन प्राप्त करने के पश्चात प्रतिस्थापित हुए सातवाहन राजवंश ने भी 4 अश्वमेध करवाकर अपनी प्रतिष्ठा को चतुर्दिक प्रसारित किया था। ऐसे में हमें यह भी संज्ञान में लेना चाहिए कि 10 अश्वमेध
सफलतापूर्वक करवा लेना भारशिवों को एक बड़ी शक्ति निरूपित करता है। यदि ऐसा है तो फिर इतना सन्नाटा क्यों है भाई? भारशिव क्यों महत्वपूर्ण है, यह जानने के लिए तत्कालीन समयों में झांकते हैं, जबकि महान चंद्रगुप्त द्वारा स्थापित मौर्य साम्राज्य अशोक की अति धार्मिक नीति के फलस्वरूप उनके पश्चात कुछ दशकों तक किसी तरह घिसटता हुआ समाप्त हो गया। तत्पश्चात भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीति अपनी अति अहिंसक नीति व शस्त्रों के प्रति विरक्ति के कारण विदेशी आक्रमणों के लिए उर्वर प्रदेश हो गई थी। यवन, पहलव, शक, कुषाण आदि शनैः शनैः भारत भूमि में प्रविष्ट होते और अपनी उपद्रवी साम्राज्यवादिता के नाखून गाड़ते रहा करते। इस परिस्थिति का सामना करने में देर हुई और विदेशी नृशंसताओं को लगभग यह भूमि 500 वर्षों तक झेलते रहने के लिए बाध्य हो गई थी। कालांतर में एक साथ लगभग 3 देश शक्तियों भारशिव, वाकाटक और गुप्त शासनों का अभ्युदय हुआ। भारत के मध्य क्षेत्र में गौरवशाली भारशिव अथवा नाग संगठित हुए, जिन्होंने कुषाणों को निर्णायक रूप से पराजित किया। अपना विस्तार न केवल गंगा के मैदानों तक किया, अपितु उन्होंने 10 अश्वमेध यज्ञ संपादित कर अपनी सामरिक श्रेष्ठता को भी सिद्ध किया। ठीक इसी समय विंध्य से आरंभ कर भारत के दक्षिण में वाकाटक शासक उभरे। पहले राजा विंध्य शक्ति, तत्पश्चात प्रथम प्रवरसेन ने इस शासन को दृढ़ता प्रदान की। 4 अश्वमेध संपन्न कराकर यह साम्राज्य प्रथम प्रवरसेन के शासन समय में ही अपनी विस्तारवादिता की नीति स्पष्ट कर चुका था। साथ ही इन्हीं समयों में भारत भूमि के पूर्वी हिस्से में समानांतर शक्ति का उदय हुआ, जिसे गुप्त साम्राज्य के नाम से जाना गया, जिसने भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग की नींव रखी थी। इस सूची के साथ मेरा पुनः प्रश्न यह है कि हम मौर्यों को जानते हैं, शुंगों कण्वों को भी जानते हैं, सातवाहनों को भी जानते हैं, यहां तक कि यवन, पहलव, शक, कुषाण सभी की वंशावलियां स्कूली और महाविद्यालयीन छात्रों ने तोते की तरह रटी हैं। भारशिवों को लेकर ऐसा स्मृति विलोपन क्यों है? अध्ययन और शोध के अभाव में भारशिव कब से कब तक और कहां से कहां तक विस्तारित थे, इस संबंध में सीमित जानकारियां प्राप्त होती हैं। जो भी अभिज्ञान उपलब्ध हैं वे इतने छितरे हुए हैं कि उनके माध्यम से भारशिवों की संपूर्ण वंशावली का निर्माण करना असंभव हो जाता है। इस संबंध में हमें इतिहासकार डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल का ऋणी होना होगा, जिनकी पुस्तक भारत का अंधकार युगीन इतिहास हमारे समक्ष भारशिवों के गौरवशाली अतीत पर प्रकाश डालने का महत्वपूर्ण जरिया है। भारशिवों पर क्या कहते हैं पुराण? इतिहासकार जायसवाल उद्धृत करते हैं कि जब 100 वर्षों तक कुशनों का शासन रह चुका, तब उसके बाद भारशिव वंश का एक राजा गंगा के पवित्र जल से अभिषिक्त होकर सम्राट के पद पर प्रतिष्ठित हुआ था। इस उल्लेख में गंगा का पवित्र जल और अभिषेक शब्द पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके बाद ही हम समझ सकेंगे कि भारशिवों ने सनातन मत मान्यताओं के संवर्धन और पुनर्स्थापन में उतना योगदान दिया है जितना कि शुंगों, सातवाहनों, वाकाटकों ने भी नहीं दिया था। पुराणों को टटोलने पर स्पष्ट होता है कि उनमें भारशिव 2 भागों में विवेचित किए गए हैं। पहले भाग में वे शासक हैं जिन्होंने शुंगों के पतन से पहले राज्य किया, और दूसरे भाग में वे राजा हैं जिन्होंने उनके अंत के पश्चात राज्य किया। पुराण कहते हैं कि नाग शासकों ने विदिशा,
कांतिपुरी, मथुरा और पद्मावती में शासन किया था। इस वर्गीकरण के आधार पर शुंगों से पहले के नागवंशी राजा थे शेषनाग 110 से 90 ईसा पूर्व, भोगिन 90 से 80 ईसा पूर्व, रामचंद्र 80 से 50 ईसा पूर्व, धर्मवर्मा 50 से 40 ईसा पूर्व तथा वड़ंगर 40 से 41 ईसा पूर्व। शुंगों के बाद के शासक थे भूतिनंदी लगभग 20 से 10 ईसा पूर्व, शिशुनंदी 10 ईसा पूर्व से 25 ईस्वी और यशोनंदी लगभग 25 से 30 ईस्वी। यशोनंदी के पश्चात भी पुरुषदत्त, उत्तम दत्त, कामदत्त, भवदत्त और शिवनंदी जैसे शासकों के नाम प्राप्त होते हैं, परंतु बहुत अधिक जानकारी उनके कालक्रम की हमें नहीं मिलती। विवरणों से यह प्रतीत होता है कि शुंगों के पतन के बाद नाग प्रायः स्वतंत्र शासक हो गए और उन्होंने अपनी राजधानी वर्तमान ग्वालियर के निकट पद्मावती में स्थापित की। स्वर्ण बिंदु नामक वहां एक भव्य और विशाल शिवलिंग की स्थापना की गई थी। बनता बिखरता नाग राजवंश कैसे भार शिव नामकरण तक पहुंच सका, इसकी पड़ताल करने पर प्रामाणिक जानकारी हमें भार शिवों की नहीं अपितु वाकाटकों के इतिहास स्रोतों से प्राप्त होती है। यह समय था वाकाटक सम्राट प्रवरसेन का, जिन्होंने अपने बेटे गौतमी पुत्र का विवाह भार शिव वंश के महाराज भवनाग की कन्या के साथ करवाया था। वाकाटक राजवंश ने इस घटना को इतना अधिक महत्व दिया कि यह विवाह गर्व के साथ अनेक उल्लेखों में उनके ज्ञात इतिहास का हिस्सा है। वाकाटकों ने सभी राजकीय लेखों आदि में इसका बार बार उल्लेख किया है। इस गर्व का कारण निश्चय ही यह ही रहा होगा कि भारशिव तब कोई छोटी मोटी राजनीतिक इकाई नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी ताकत बन गए थे। वाकाटक इतिहास के साक्ष्यों से यह भी ज्ञात होता है कि इस राजनैतिक विवाह से पूर्व भारशिवों ने गंगा तट पर 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। यह परिक्षेत्र भारशिवों ने बहुत पराक्रम से प्राप्त किया था। तत्पश्चात नाग शासक पवित्र गंगा जल से अभिषिक्त होकर सिंहासन पर आसीन हुए थे। भारशिवों ने शिव को अपने साम्राज्य का मुख्य या प्रधान देवता निरूपित किया था। यह प्रबल मान्यता है कि गंगा नदी के तट पर जिस स्थान पर भारशिवों ने 10 अश्वमेध यज्ञ करवाए उसे दशाश्वमेध घाट के रूप में आज भी पहचाना जाता है। इस उल्लेख के आधार पर हम जिन भारशिवों का परिचय पाते हैं उनके विषय में इतिहासकार डॉक्टर केपी जायसवाल बताते हैं कि नवनाग ने नवनाग वंश अथवा भारशिव वंश की स्थापना की। वस्तुतः नवनाग कुषाण वंशीय शासक वासुदेव का समकालीन था। उसने लगभग 140 से 175 ईस्वी तक उत्तर भारत के वृहद क्षेत्र पर शासन किया। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर ज्ञात होता है कि उसके सिक्के कौशांबी से जारी किए जाते थे, जिसके आधार पर उसका विदिशा से संबंध भी निरूपित होता है। अगले शासक थे वीरसेन, जिन्होंने 175 से 210 ईस्वी तक शासन किया। उन्होंने मथुरा पर अधिकार ही नहीं किया अपितु वहां सनातन धर्म के प्रचार प्रसार का मुख्य कारक भी बने। वीरसेन के सिक्के उत्तरी भारत के बहुत बड़े हिस्सों में और पंजाब में भी पाए गए हैं। वीरसेन के एक अभिलेख की खोज सर रिचर्ड बर्न ने की थी। उनके द्वारा इस कालखंड की असंख्य टूटी हुई मूर्तियां, कढ़ाईदार वस्तुएं प्राप्त की गई हैं। इन्हीं में से प्राप्त एक पशु प्रतिमा के सिर और मुख पर अभिलेख खुदा हुआ है। अभिलेख की तिथि भारशिव शासक वीरसेन के राज्य का 13वां वर्ष है। इस अनुसार ज्ञात होता है कि वीरसेन ने ही कुषाणों को मथुरा से तथा गंगा और यमुना के बीच के दोआब से खदेड़ दिया था। वीरसेन के पश्चात
हैनाग ने लगभग 210 से 245 ईस्वी, त्रयनाग ने 245 से 250 ईस्वी, बरबिन नाग ने 250 से 260 ईस्वी तथा चरज नाग ने 30 वर्ष या इससे भी अधिक अर्थात 260 से 290 ईस्वी तक शासन किया था। इन शासन समयों पर बहुत अधिक जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। भारशिव वंश के अगले प्रतापी शासक थे भवनाग, जिन्होंने 290 से 315 ईस्वी तक राज्य किया। डॉक्टर जायसवाल ने भवनाग का शासनकाल वाकाटक तथा गुप्त कालक्रम के आधार पर निश्चित किया है। भारशिव शासक भवनाग और वाकाटक शासक प्रवरसेन प्रथम के संबंधों पर हम चर्चा कर चुके हैं। वाकाटक अभिलेखों से ही भारशिव वंशी भवनाग के संदर्भ में कहा गया है कि जिनका वंश शिव की परम संतुष्टि पर आधारित था, क्योंकि उन्होंने शिवलिंग को अपने कंधे पर उठाकर सम्मानित किया था और जिनके माथे पर भागीरथी का पवित्र जल छिड़का गया था। भारशिवों की मुख्य देन है कि उन्होंने कुषाणों की सत्ता को खोखला किया और भारतीय सीमाओं से उन्हें बाहर कर देने में बड़ी भूमिका निर्वहित की है। उन्होंने सनातन मान्यताओं के प्रसार में महती भूमिका निर्वहित की, यद्यपि उनकी राजनीति उतार चढ़ावों से भरी हुई रही है। चौथी सदी के मध्य समुद्रगुप्त ने बहुत से राजाओं का उन्मूलन किया, जिनमें से 2 गणपति नाग और नागसेन नागवंशीय थे। पद्मावती, विदिशा और मथुरा से महाराज गणेंद्र या कि गणपति नाग के कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं। महाराज नागसेन का अभी तक कोई सिक्का प्राप्त नहीं हुआ, परंतु वाणकृत हर्षचरित में कहा गया है कि नागसेन की गुप्त सूचनाओं को एक सारिक पक्षी ने कह दिया, जिससे पद्मावती में नागसेन का नाश हो गया। इन दोनों संदर्भों की पृष्ठभूमि में समुद्रगुप्त के विजय अभियान को देखा जा सकता है। इसके समानांतर यह भी प्रतीत होता है कि गुप्त सम्राटों ने नागों से मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए थे। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय का विवाह नाग राजकुमारी कुबेर नागा से हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय तथा कुबेर नागा की पुत्री थी राजकुमारी प्रभावती गुप्त, जिनका विवाह वाकाटक राजकुमार रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। प्रभावती गुप्त पर मैंने विस्तार से एक अलग कार्यक्रम किया है, जिसे मेरे चैनल पर देखा जा सकता है। कथनाशय यह है कि तत्कालीन राजनीति को भारशिवों, वाकाटकों और गुप्तों के सम्मिलित परिदृश्य में देखने पर ही स्थितियां अधिक स्पष्टता से हमारे सम्मुख आती है। डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल स्पष्ट करते हैं कि नाग प्रशासन एक संघ या फेडरेशन था, जिसमें राजतंत्र और कई गणतंत्र थे। पद्मावती और मथुरा में भारशिवों ने 2 शाखाओं की स्थापना की, जिनके अपने अलग अलग नाम थे। वे भारशिव शासन की सरलता के विषय में भी लिखते हैं। जैसे शिव और उनके गण हो, वैसे ही राजा और उनके दरबारी थे। इसी शैली में उनकी कार्य प्रणाली थी। भारशिवों ने गुप्त शासकों की तरह शान शौकत को नहीं चुना, बल्कि सर्वदा राजनैतिक शैव, त्यागी और साधु ही बने रहे। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक तथ्य के साथ। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।